तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। पहले देखते हैं हमारे पास वेक्टर क्या होता है। वेक्टर हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और वही कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स में उसका कुछ आता है बाहर। वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है? दोज क्वांटिटीज which have direction plus magnitude, जिन क्वांटिटी का डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो उन्हें बोलेंगे हम वेक्टर्स। ओके, लाइक आपको पता है कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, फोर्स, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। इनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करता है आपके पास। और आपने बताया ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और कुछ आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, नॉट डायरेक्शन। लाइक हम कहते हैं डिस्टेंस, स्पीड, यहां पे मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती आपके पास। ओके, अब आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। जब भी आप वेक्टर को लिखोगे, जैसे आपके पास कोई ए टू बी हमारे पास है, तो वेक्टर हम लिखते हैं वेक्टर के ऊपर एरो बना के। ए आपके पास इनिशियल पॉइंट है, बी आपके पास टर्मिनल पॉइंट है। एरो हमेशा ऐसे बनेगा, रिवर्स नहीं होगा। एरो की डायरेक्शन हमेशा ऐसे रहेगी। अगर मुझे बी ए लिखना है, मान लो बी से ए तक जा रहा है, तो मैं बी ए लिख के और एरो ऐसे बना दूंगा। ओके, हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के टाइप्स कैसे होते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास इक्वल वेक्टर। अब देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर ए और बी वो इक्वल कब होंगे? जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ओके, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों सेम होंगी तो वो इक्वल वेक्टर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। कुछ बेसिक जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वो हम कर लेते हैं। जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या होता है? मतलब जीरो वेक्टर मतलब जिस वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड तो जीरो आएगा, मैग्नीट्यूड जीरो आएगा आपके पास, और डायरेक्शन होगी आर्बिट्री। डायरेक्शन एनी डायरेक्शन हो सकती है और इसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। ओके, मतलब ओवरऑल आप कुछ भी काम कर रहे हो उसका अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड मिला के हमारे पास जीरो बन रहा है, तो वो आपके पास जीरो वेक्टर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर के ऊपर कैप बनाते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास? ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिट वेक्टर का मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिस वेक्टर की बात कर रहे हैं उस वेक्टर के अलोंग इसकी डायरेक्शन है, और इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर अपॉन नीचे उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन नीचे उसका मैग्नीट्यूड। जैसे आपके पास आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम किसी पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखिए यहां पे ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। जैसे हमारे पास रीडिंग में कोई पॉइंट है, लाइक 1 2 3 पॉइंट है। अब इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये ओ से लेके ए तक आ गया, मैंने इसको ओ ए वेक्टर नाम दे दिया। अब देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन 1 की है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 1 आई कैप और 2 जे कैप, ऐसे ही 3 के कैप। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इस वेक्टर को लिखने का तरीका, वेक्टर फॉर्म 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। मतलब एवरी पॉइंट in a plane or in space represent a vector। वो वेक्टर होता है with respect to origin। अब इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप? x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर। इस हिसाब से मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। ओके, तो ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड हमारे पास मिला के क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो ये डेफिनेशन होती है आपके पास यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आता है आपके पास कोलिनियर वेक्टर, एक होता है कोप्लेनर वेक्टर, एक होता है आपके पास कोटर्मिनस वेक्टर। ओके, एक होता है कोइनिशियल वेक्टर। ये सारे लगभग आपको इजीली समझ आ जाएंगे। देखिए कोइनिशियल क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर
जिनका इनिशियल पॉइंट सेम, अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर हमारे पास सेम लाइन में है, कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब को यानी सेम, प्लेनर मतलब प्लेन में। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक सेम प्लेन में होंगे, जैसे ये प्लेन है तो ये सेम प्लेन में होंगे, तो ये क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका मीटिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, तो उसको बोलेंगे हम कोटर्मिनस वेक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक डेफिनेशन होती है नेगेटिव वेक्टर, एक होती है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर, देखिए दोनों के डेफिनेशन में क्या फर्क है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है हमारे पास, सपोज एक ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर आ गया, ए बी कह रहा हूं, ओके। अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब इस ए बी का अपोजिट कर दीजिए, मतलब बी ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, जो माइनस ऑफ ए बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है हमारे पास, जिसकी नेगेटिव वेक्टर का मतलब हमारे पास मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड जो ए बी का है वही बी ए का होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है बस आपके पास, डायरेक्शन रिवर्स। ओके, मतलब हम बोलेंगे ए वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ सपोज बी वेक्टर इफ डायरेक्शन ऑफ ए इज रिवर्स एज डायरेक्शन ऑफ बी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी हमारे पास, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर सेम। अब रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है हमारे पास, सपोज हमने कह दिया कि ए वेक्टर इज अ रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ बी इफ, जब हमारे पास ए और बी की डायरेक्शन तो सेम होगी, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/b के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मतलब मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल हो गया, पर दो वेक्टर की अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। ओके, ये डायरेक्शन आर सेम बट मैग्नीट्यूड आर रेसिप्रोकल्स, तो ये है रेसिप्रोकल वेक्टर। नेक्स्ट हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, देखिए जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, स्केलर ऐड करते हैं, तो प्लस माइनस करते हैं, तो वो हमें पता है कि प्लस माइनस के जो सिंपल रूल होते हैं वो फॉलो होते हैं, बट वेक्टर उस रूल से फॉलो नहीं होते। वेक्टर जो ऐड होते हैं वो डायरेक्शन बेस्ड पे ऐड होते हैं। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास कुछ रूल है। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कह दिया, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कह दिया कि दो वेक्टर को हमने ऐड कैसे करना है। सपोज हमारे पास एक ए बी और सी, ऐसे हमारे पास जो वेक्टर है वो ट्रायंगल की फॉर्म में है, एक ए बी वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर कह दिया और ये बी वेक्टर आ गया, ओके, और एक क्लोजिंग सी वेक्टर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे जो ए और बी वेक्टर का सम आएगा वो आएगा सी वेक्टर, ओके, इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ। अब देखिए ट्रायंगल लॉ यहाँ पे समझने का आइडिया क्या है कि थ्री वेक्टर रिप्रेजेंट बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हियर the vector resultant of vector a and b is represented by the c vector। कैसे देखिए यहाँ फंडा क्या है कि जो a और b वेक्टर है उन दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब एक ऑर्डर में है वो, जैसे a से स्टार्ट होकर b पे एंड हो रहा है, a वेक्टर आ गया, फिर b से स्टार्ट होकर c पे एंड हो रहा है, वो b वेक्टर हो गया। बट c वेक्टर है जो उसका ऑर्डर रिवर्स आ गया, मतलब वो c से स्टार्ट होकर a पे एंड नहीं हो रहा, बट वो a से स्टार्ट होकर c पे एंड हो रहा है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a and b which is in the same order is equal to the result is equal to the third side of triangle having the opposite order। तो इसका ऑर्डर अपोजिट हो गया, ओके। अगर अब तीनों का मान लो ऑर्डर सेम है, लाइक दिस, ये a, ये b और ये c, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर और ये c वेक्टर, तो इसमें क्या होगा आपके पास ट्रायंगल लॉ को यहां से, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट मिला के 0 बन जाएगा यहां पे, तो ये भी एक ट्रायंगल लॉ की फॉर्म है। इसको हम कैसे बोलेंगे, थ्री वेक्टर रिप्रेजेंट बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैविंग इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है, देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज 0, उसका रिजल्टेंट आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये भी एक ट्रायंगल लॉ की वेक्टर की फॉर्म है, ओके। मतलब इस बेस पे आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, क्योंकि दो जो वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी वो ऐड हो जाएंगे और अपोजिट वाला उसके इक्वल आ जाएगा जो अपोजिट ऑर्डर होगा। तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर।
देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है हमारे पास, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सपोज ये पैरेललोग्राम है, दो वेक्टर हमने टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया, then the resultant is represented by the diagonal of a parallelogram having the same point of intersection। तो यहां पे आपके पास a plus b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो c वेक्टर होगा, and c वेक्टर represented by the diagonal of the parallelogram having the same starting point, that is a plus b equal to c। तो इसे कहते हैं parallelogram law of vector, where two adjacent sides, resultant of two adjacent sides is represented by the diagonal of parallelogram having the same starting point। ओके, जैसे यहाँ पे अगर b वेक्टर होगा तो ये भी b वेक्टर हो सकता है और ये भी आपके पास a वेक्टर होता है, तो पैरेललोग्राम बनता है, तभी इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ओके, ये बेसिकली इसका जो प्रूफ है आप कह सकते हो कि इसका प्रूफ ट्रायंगल लॉ से बना है, बिकॉज़ देखिए यहाँ पे अगर ये a है और ये b है तो a plus b equal to c आ रहा है, which is a form of triangle law of vector। मतलब ट्रायंगल लॉ से ही आपके पास पैरेललोग्राम लॉ रिड्यूस होता है, और पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली इसलिए कहा हुआ है क्योंकि ये पैरेललोग्राम के फॉर्म में आपके पास दिया हुआ है और ये भी हमारे पास ट्रायंगल लॉ से ही बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास वेक्टर में, नेक्स्ट आपके पास आ गया स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए दो वेक्टर में हम स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास तो दो वेक्टर है a डॉट a और b, इन दोनों में हमने एक यहाँ पे बीच में डॉट का ऑपरेशन लगाया, डॉट हमने ऑपरेट किया, तो यहाँ पे a डॉट b, मतलब डॉट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ थीटा, where theta is the angle between a and b, where theta is the angle between a and b। ओके, तो a डॉट b का वैल्यू होती है हमारे पास a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा। ओके, अब यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड आता है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। अब बात है कि a डॉट b का फाइंड कैसे करते हैं। a डॉट b फाइंड करने के लिए हम a वेक्टर को सपोज भी मान लेते हैं a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, बिकॉज़ इस बेस पे वेक्टर लिखते हो। b वेक्टर को मान लिया b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। ओके, तो हमने मुझे यहाँ पे अब a डॉट b निकालना है। a डॉट b निकालने के लिए पहले मैं देख लेता हूँ यार i डॉट i क्या होता है। अगर हम i को i से करें तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला यूज करें तो i का मैग्नीट्यूड फिर i का मैग्नीट्यूड, अच्छा i और i का एंगल क्या होगा, एंगल जीरो बनेगा, बिकॉज़ i और i की डायरेक्शन सेम होगी, cos ऑफ जीरो। अच्छा i का मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, cos जीरो भी 1 होता है, तो i डॉट i तो आपके पास 1 आ गया। सिमिलरली j डॉट j भी 1 आ जाएगा, k डॉट k भी आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, तो इस बेस पे अगर मैं यहाँ पे a डॉट b निकाले हम तो a डॉट b किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का डॉट कर दीजिए। अब i डॉट i तो 1 आ गया, ऐसे हम i डॉट j भी निकाल के देख लेते हैं i डॉट j कितना होगा, i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड और cos। अच्छा i और j मतलब i अलोंग x एक्सिस, j अलोंग y एक्सिस, तो इनमें एंगल क्या आ रहा है 90 का, एंड cos 90 is 0 और ये 1 1 हो गया, तो इसका मतलब i डॉट j क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही j डॉट k करोगे तो वो भी 0, k डॉट i करोगे तो वो भी क्या है k डॉट i भी क्या है 0, सॉरी k डॉट i भी 0 आ जाएगा। तो इस बेस पर अगर मैं a डॉट b निकालूं तो a डॉट b यहां पे क्या बन जाएगा, देखिए इन दोनों वेक्टर का आपस में डॉट करना है, तो आपके पास ये आ गया a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप और ये b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। अब मुझे इसका डॉट निकालना है। अब देखिए इसका i डॉट i तो 1 आ गया, तो a डॉट b क्या आ जाएगा a1 b1, बट i डॉट j क्या हो जाएगा 0, तो वो तो 0 हो गया, i डॉट k भी 0 हो गया। ऐसे ही j डॉट i करोगे वो भी 0, तो j डॉट j मतलब a2 b2, ऐसे सेम a3 b3, तो ऐसे आप a डॉट b निकाल सकते हो।
ए डॉट बी निकालना होता है A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। इस बेस पे आप ए डॉट बी निकाल सकते हो। एक छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैं ए वेक्टर को सपोज वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख ले, बी वेक्टर को ये लिख दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे ए डॉट बी निकालूं तो ए डॉट बी क्या आएगा, आई डॉट आई हम इंटू करेंगे तो ये -2 और जे डॉट जे +3 और ये +12, तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 + 3 30। इस हिसाब से आप यहाँ पे ए डॉट बी फाइंड कर सकते हो। ए डॉट बी आपके पास आ गया 30, ओके। और ए डॉट बी आपके पास आ गया तो आपको इस हिसाब से डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया। अब डॉट का मतलब समझ आ गया। देखो इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर क्यों कहा हुआ है, क्योंकि जो फाइनली आंसर आता है उस आंसर में आई और जे और के कैप नहीं आता, उसमें एक वैल्यू आती है और वैल्यू में आई कैप और जे कैप नहीं आ रहा, मतलब एक स्केलर आंसर आता है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तभी इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट क्यों कहा हुआ, बिकॉज उसको डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों नाम का मीनिंग आपको समझ आएगा कि स्केलर क्यों कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे कि दो वेक्टर के बीच में आपका एंगल निकालना था, बता दिया मैंने। cos थीटा = आपके पास a डॉट b और नीचे a का मैग्नीट्यूड और ये b का मैग्नीट्यूड। इसके बेस पे मैं यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकता हूँ, cos थीटा निकाल के। अब देखिए यही इसी एग्जांपल है, मुझे सपोज एंगल निकालना हो तो मैं इसमें a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, रूट में a का स्क्वायर मतलब और साथ में कंपोनेंट का स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। ये आ जाएगा 4, ये 9, ये 16, रूट 29 आ जाएगा हमारे पास, ओके। ऐसे अगर मैं b का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9, ये रूट 11। तो cos थीटा कितना आ गया, a डॉट b ऊपर आ गया, ये 13 आ गया और नीचे रूट 29 और ये रूट 11। तो इस बेस पे मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 13 और रूट 29 इंटू रूट 11। तो यहां से मैं दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं cos थीटा की हेल्प से। यहां से एंगल निकालना बड़ा आसान है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना आपके पास इजी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर आप a डॉट b निकालो या फिर b डॉट a निकालो, आपका आंसर सेम आएगा, योर आंसर इज सेम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट आता है यहाँ पे, अगर आपके पास टू वेक्टर आर पैरेलल या फिर कोलिनियर का हो और कोलिनियर, अगर दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होंगे तो थीटा कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 0। थीटा 0 आ गया तो cos 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये a डॉट b की वैल्यू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास पैरेलल की या फिर कोलिनियर की। इससे बेस्ट कंडीशन क्या है, जैसे ये कंडीशन तो ठीक है, ओके, पर इससे बेस्ट कंडीशन जो आप एग्जाम में यूज करोगे कि जब भी दो वेक्टर आपको पैरेलल या कोलिनियर होता है तो हमेशा एक वेक्टर हमारे पास दूसरे वेक्टर के कुछ टाइम्स के इक्वल होता है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल या कोलिनियर हो, इससे बेस्ट आपके पास ये कंडीशन है, आप ये कंडीशन यूज करना, ओके। अगर दो वेक्टर आपके पास पैरेलल या कोलिनियर दिया हो तो पहला वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम और दूसरा वेक्टर आएगा। तो यहां से आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, यहां से बेस्ट है कि सपोज आपके पास a वेक्टर क्या होगा, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और b वेक्टर आ जाए b1 i कैप और b2 j कैप और b3 k कैप। तो हमारे पास अगर ये हमारे पास आपस में क्या है, हमारे पास a वेक्टर इक्वल लैम्डा टाइम b, उसी से एक कंडीशन बनती है कि हमारे पास जब भी ये पैरेलल या कोलिनियर होगा तो कंपोनेंट की रेशियो सेम आएगी। कंपोनेंट की a1 अपॉन a2, a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 होगा। तो ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर आपने प्रूव करने हैं तो कंपोनेंट की रेशियो सेम दे दो, तो उस बेस पे आपके पास प्रूव हो जाएंगे। नोट नंबर 2 देख लेते हैं हमारे पास, अगर दो वेक्टर आपके पास 90 डिग्री पे कहा हो या फिर इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 90। तो आपके पास अगर रिजल्ट में cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b
अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड लें, cos 90 इसका मतलब जीरो, सारा जीरो हो गया, इसका मतलब ए डॉट भी जीरो। कभी भी हमारे पास अगर दो वेक्टर आपको ऑर्थोगोनल दिया हो या दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर कहा हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखिए। ओके, देखिए इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सपोज हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप प्लस लैम्डा k कैप, और यहाँ पे हमें बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब हमें कहा होगा फाइंड लैम्डा इफ फर्स्ट पार्ट है टू वेक्टर आर पैरेलल, टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया होगा और आपने लैम्डा फाइंड करना है। तो देखिए अगर परपेंडिकुलर दिया होगा तो इसका मतलब a डॉट b कितना होगा हमारे पास जीरो। तो अगर मैं डॉट भी जीरो ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 2a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ऐसे आपके पास परपेंडिकुलर के बेस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा यहां से। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। देखिए अगर आपके पास एक A वेक्टर है और एक B वेक्टर है, अगर मुझे A की B पे प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब A B के ऊपर दिखने में कैसा है, तो यहाँ पे एंगल थीटा होगा, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, मतलब A B पे दिखने में कैसा है। तो इसका मतलब अगर मैं cos थीटा लूं तो cos थीटा क्या होता है हमारे पास B अपॉन A, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे A cos थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या हो जाएगा A cos थीटा, A का मैग्नीट्यूड cos थीटा। एक तो ये रिजल्ट है जहां पे आपको थीटा पता होगा। अगर आपको थीटा पता नहीं है तो हमारे पास इसका एक और रिजल्ट होता है हमारे पास A डॉट B और नीचे B का मैग्नीट्यूड, जहां पे बिना थीटा भी आप निकाल सकते हो A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड। एक्चुअली ये इसके इक्वल ही आ जाएगी, आप सिंपल सोच सकते हो। देखो अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा और नीचे B का मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल आउट हो गई A cos थीटा ही मिलेगा। ओके, यहां से मैं इसको एक और रिजल्ट निकालता हूं, उसमें से A डॉट B और B, अगर B वेक्टर अपॉन B का मैग्नीट्यूड हो तो एक्चुअली वो B कैप के इक्वल होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ A और B से हमारे पास तीन रिजल्ट हो सकते हैं, A cos थीटा, A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड, या फिर A वेक्टर डॉट B कैप। ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जिसका एक और नाम होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं ये क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट है तभी यहाँ पे क्रॉस सिंबल से बनाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट की ये मीनिंग होता है। अब यहाँ पे n कैप क्या है, n कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B which is along the plane perpendicular to A and B, मतलब जिस प्लेन में A और B आ रहा है उनके परपेंडिकुलर। सपोज ये प्लेन है, यहाँ पे आपके पास A और B वेक्टर आ रहा है और उनके बीच में एंगल थीटा है। तो अब A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन में आ गया तो इसके परपेंडिकुलर या तो आउटसाइड होगा या तो इनसाइड होगा। ओके, या तो आउटसाइड होगा या तो इनसाइड होगा। अब आउट और इन का हम देखते हैं राइट हैंड फ्रॉम रूल से कि अगर आपके पास एंगल A और B में एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो आपके पास आउटसाइड होगा, अगर क्लॉकवाइज बन रहा है तो इनसाइड होगा। मतलब होगा जिस प्लेन में A और B उनके परपेंडिकुलर। तो इस बेस पे यहाँ पे आप A क्रॉस B निकाल सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे आप A क्रॉस B निकालते कैसे हैं। सपोज हमारे पास A वेक्टर होगा A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, और B वेक्टर हमारे पास B1 i कैप और B2 j कैप और B3 k कैप। और जब भी यहां मुझे A क्रॉस B निकालना है तो उसका सिंपल तरीका होगा, फर्स्ट रो में डिटरमिनेंट बनाइए, फर्स्ट रो में i j k, सेकंड रो में A1 A2 A3, थर्ड रो में B1 B2 B3। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप A क्रॉस B निकाल सकते हो और इसके आंसर में वेक्टर आएगा, मतलब आंसर में i कैप j कैप और k कैप भी आएगा।
तभी इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तभी इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, इसमें एक बात देखिए कि अगर मैं इसमें i क्रॉस i निकालूं तो i क्रॉस i कितना होगा, i का मैग्नीट्यूड और साइन 0, अच्छा साइन 0 0 ही हो गया, तो सारा 0 ही हो गया। इसका मतलब i क्रॉस i क्या होगा 0, j क्रॉस j क्या होगा 0 और k क्रॉस k क्या होगा 0। ओके, अच्छा i क्रॉस j क्या होगा हमारे पास, i क्रॉस j निकाला तो i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड, अच्छा ये रिजल्ट हम यूज करें sin 90, ये i और j में एंगल 90 होगा और i और j हमारे पास x और y एक्सिस के अलोंग है, उन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, मतलब n वेक्टर कौन सा होगा, n कैप कौन सा होगा यहाँ पे k कैप। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1 1 sin 91, इसका मतलब ये आ गया फाइनली k कैप। तो i क्रॉस j क्या आ जाएगा k कैप एंड j क्रॉस i क्या आ जाएगा माइनस k कैप। ओके, तो हमें यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस हिसाब से यहाँ पे सिंपल a क्रॉस b यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट रो में i कैप j कैप k कैप और सेकंड में a वेक्टर, थर्ड में b वेक्टर, इस हिसाब से हम यहाँ से a क्रॉस b हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे किसी में n कैप निकालना है, n कैप मतलब एक वेक्टर जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर क्या बन रहा है a क्रॉस b और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो इस बेस पे यहाँ पे आप n कैप निकाल सकते हैं और एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे हमारे पास कि जो a क्रॉस b होता है हमारे पास वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता। ओके, एक्चुअली a क्रॉस b इज माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है, मतलब a क्रॉस b कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे देखिए यहाँ पे i क्रॉस j k आ गया और j क्रॉस i करोगे तो माइनस k आ जाएगा, इसका मतलब a क्रॉस b इज माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आता है कि अगर हमारे पास सपोज पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड a और b हो, ओके, तो अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a क्रॉस b आप निकालिए, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा इट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है a एंड b, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज a क्रॉस b हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालिए, फाइनल इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो आ जाएगा a क्रॉस b। ओके, तो ये सारा आ गया आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है ये। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी सी से, लाइक दिस बॉक्स बना के ए बी सी, ये किसके इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखिए यहां पे जो बी क्रॉस सी तो वो तो वेक्टर आ जाएगा, बाद में उसको अगर ए वेक्टर से डॉट करेंगे तो फाइनली ऐसे स्केलर आ जाएगा, तभी इसे कहते हैं स्केलर। और ट्रिपल क्यों कहा, बिकॉज वहां पे तीन वेक्टर यूज हो रहे हैं। इसे आप फाइंड कैसे करते हैं, बड़ा इजी तरीका है फाइंड करने का। फर्स्ट रो में आप ए वेक्टर के कंपोनेंट, थर्ड रो सेकंड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट, थर्ड रो में हमारे पास सी वेक्टर के कंपोनेंट, इस हिसाब से यहाँ पे आप ए बी सी फाइंड कर सकते हैं। मतलब सिंपल आपके पास अगर देखा जाए कि आपके पास हमने एक सिंपल डिटरमिनेंट निकाला है, पहली रो में पहले कंपोनेंट, सेकंड पे सेकंड वेक्टर के, थर्ड में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट, उस बेस पे हम यहां से ए बी सी निकाल सकते हैं। ओके, इसमें हमारे पास अगर ये डिटरमिनेंट में लिखा होगा इसका मतलब डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखिए जो ए बी सी होगा, ओके, और जो बी सी ए होगा और ये सी ए बी होगा, इनकी वैल्यू सेम आएगी। These are the properties of scalar triple product। क्योंकि देखिए अब आप ABC है तो ABC ये है और BCA करूंगा तो पहले ये दो इंटरचेंज कर दीजिए और दो इंटरचेंज कर दीजिए, तो दो माइनस आने से फाइनली से प्लस बन जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करेगा। सेकंड आपके पास अगर मैं कोई भी दो वेक्टर को इंटरचेंज करूं, मान लो मैंने B और A को इंटरचेंज कर दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ आएगा। क्योंकि आपको पता है कि डिटरमिनेंट में सीखा हुआ है कि दो रोज को आप इंटरचेंज कर देते हो तो आपके पास बाहर माइनस आ जाता है,
तो उस बेस पे ये हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, कभी भी अगर दो वेक्टर सेम हो तो उसका आंसर क्या होगा? 0, बिकॉज आपको पता है कि अगर दो रो सेम आती है, अगर दो कॉलम सेम आता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। उस बेस पे कभी भी दो वेक्टर अगर सेम होंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 0। उसका बेसिकली स्केलर इक्वल क्या आ जाएगा? 0। फोर्थ आपके पास आ जाएगा, अगर देखिए सपोज ये तो वेक्टर्स हैं सारे हमारे पास है ना, अगर मैं पहले वेक्टर को लैम्डा से इनटू किया, सेकंड को मैंने म्यू से इनटू किया और थर्ड को मैंने मान लो थर्ड को सिंपल रखा है ना, उसको मैं सपोज किसी एन से इनटू कर लेता हूं है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड को इनटू किया, तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट मेरा रो वाइज एक रो से एक बार निकाल सकते हो। तो फर्स्ट रो में इसमें लैम्डा और म्यू और एन निकाल के इसको मैं ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, where lambda, mu और n are the scalars। ये स्केलर है सारे। ओके, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ सिंपल, जैसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उसी के बेस पे बनता है। जैसे देखिए हमारे पास अगर फर्स्ट रो में जो है दो वेक्टर की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये सी और ये डी है ऐसे, तो मैं इसको दो स्केलर डिफरेंस में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे? एक में आ जाएगा ए सी और डी और दूसरे में आ जाएगा आपके पास बी सी और डी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, विच इज इंपॉर्टेंट। देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। देखिए हमारे पास अगर आपके पास ऐसे पैरेललोपिपेड इस लाइक क्यूबाइड की शेप तो हमारे पास होती है, यहां पे ए बी और सी इसके हमारे पास तीन इसके वेक्टर आ गए है ना, तो अगर मैं इसका पैरेललोपिपेड का मतलब इसके प्लेन पैरेलल हो गया आपके पास, इसके प्लेन आपस में पैरेलल से बोलते हैं पैरेललोपिपेड। एक क्यूबाइड जो होता है या फिर क्यूब होता है तो उसके भी जो प्लेन होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो तीन इसके जो ए बी सी वेक्टर है, अगर इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालना तो सिंपल आप ए बी सी की वैल्यू निकालिए, वो होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ए बी सी की जो वैल्यू आएगी उसका हमेशा मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। सेकंड आता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। देखिए अब टेट्राहेड्रन मान लो हमारे पास एक नीचे ट्रायंगुलर बेस है, उसमें किसी एक पॉइंट से तीन एजेस ऐसे जा रही हैं, ये हमारे पास एक ए हो, ये बी हो और ये सी आपके पास हो है ना, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है? 1/6 ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, 1/6 ऑफ ए बी सी, दैट इज होल अबाउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, अच्छा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आते हैं which is very important in note। देखिए if A B C are coplanar vector, coplanar, अच्छा जो coplanar होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट भी होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। इसे जो डिपेंडेंट वेक्टर होंगे, जैसे कोई कोप्लेनर होगा सेम प्लेन में, अगर कोई वेक्टर्स हमारे पास सेम प्लेन में होंगे तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है ही। तो अगर हमारे पास तीन वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल आएगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आईआईटी का क्वेश्चन जरूर बनता है। इस पे हमारे पास तीन वेक्टर हमें यहाँ पे कोप्लेनर दिए होते हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, ये होता है। ऐसा क्यों? आप सिंपल सोच सकते हैं। देखिए जैसे मैं कोई तीन वेक्टर मान लूं, ए, ये कोई बी आ गया, यहाँ पे कोई सी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसका आपको मतलब पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, ये आपको मतलब पता है। आप देखिए कि ये 0 क्यों इक्वल आया, क्योंकि देखिए बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है? बी क्रॉस सी जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन, जिस प्लेन में बी और सी होगा, जिस प्लेन में बी और सी होगा उसके पैरेलल होगा। मतलब हमारे पास अगर ये बोर्ड के प्लेन में बी और सी इस प्लेन में लाइन कर रहा है तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड आ गई, लेफ्ट इनवर्ड आएगी। तो सपोज ये बी क्रॉस सी की डायरेक्शन आ गई। अब देखिए बी क्रॉस सी और ए में आपस में एंगल क्या है? 90 का, है ना। तो इसका मतलब ए और बी क्रॉस सी में एंगल क्या आ जाएगा? 90। जब डॉट को आप ओपन करोगे तो cos 90 इतना होता है 0। तो
इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो याद रखिए, कभी भी 3 वेक्टर कोप्लेनर हो या फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है, 0 के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज होल अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट, एसपीपी। नेक्स्ट आपके पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखते हैं ये क्या होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और देखिए हमारे पास वेक्टर ट्रिपल क्या होता है, अगर मुझे A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, मतलब फाइनली हमारे पास ये A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, तो ये वेक्टर ट्रिपल क्या होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी, B डॉट A और C डॉट A B, ये होती है हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू। ओके, इस हिसाब से हम यहां पे देखिए, अगर मैं B क्रॉस A निकालूं, यहां पे B क्रॉस A, एक्चुअली B क्रॉस A जो होता है वो A क्रॉस B के इक्वल हो सकता है, और ये A क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस C के इक्वल हो सकता है। हम एक आपको पैटर्न देखते हैं, इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। ये कैसे, ये 1 1 2 3 वेक्टर है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि 1 2 3 है ना, 1 2 3 की फर्स्ट 2 वेक्टर लिख लिए डॉट में, और बाहर आ गया C वेक्टर, सिंपल मल्टीप्लाई में 1 2 3 एंड 1 3 2 1 3 2, ये 1 3 2 1 2 3 और 1 3 2। ओके, इस हिसाब से आपको इजीली याद आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 और ये 1 3 2। तो इस हिसाब से हमारे पास ये A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर आ गया, इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल। ओके, क्वेश्चन यहाँ तक नॉर्मली कम आते हैं, फिर अगर आएंगे तो आप इस हिसाब से यहाँ पे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये एक डॉट भी तो एक नंबर हो जाएगा, जब C वेक्टर से इंटू करोगे तो फाइनली वेक्टर हो जाएगा, और ये भी वेक्टर है, और दो वेक्टर को इंटू करने से यहाँ पे माइनस करने से फाइनली वेक्टर ही बनेगा। इसलिए जो यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू जो आएगी वो फाइनली वेक्टर ही आएगी, तभी इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास वेक्टर ही आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर्स, देखिए रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है हमारे पास, अगर ये A B C आर द सेट ऑफ 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, देन A डैश और B डैश and C dash are the reciprocal vector of A, B, C if, अगर मैं A का और A डैश का डॉट करने पे 1 है, एंड B डैश का डॉट करने पे 1 है, C और C डैश का डॉट करने पे आपके पास 1 है, तब हम बोलेंगे A और A dash और B और B dash and C dash are the set of reciprocal vector। देखिए ऐसा कब होगा, जब आपके पास यहाँ पे A dash की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, B क्रॉस C, और नीचे आपके पास A B C। देखिए आप सिंपल देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर मैं A का और A dash का डॉट निकालूं तो क्या आएगा, A डॉट B क्रॉस C और नीचे A B C। अब नोटिस कीजिए दोनों तो सेम ही है, कट के दोनों की वैल्यू 1 है, तभी हम A डैश को ये मानते हैं। यहाँ पे आप A डैश की वैल्यू क्या होगी, B क्रॉस C अपॉन A B C। ऐसे ही B डैश की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, C क्रॉस A अपॉन A B C वेक्टर, और C डैश की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, A क्रॉस B और नीचे आपके पास A B और C वेक्टर। These are the value of A dash, B dash and C dash। तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। तो दो वेक्टर रेसिप्रोकल एक दूसरे के कब होते हैं, जब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर पर डॉट करने पे हमारे पास 1 आता है। अगर डॉट करने पे 1 आएगा तो हम बोलेंगे एक वेक्टर दूसरे का हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर है।
ओके, और रेसिप्रोकल वेक्टर की a डैश और b डैश और c डैश की वैल्यू इस हिसाब से हमारे पास ये हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आता है आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या होता है हमारे पास? ट्रिपल मतलब यहाँ पे 3 वेक्टर होंगे और वेक्टर का मतलब जो इसका आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा, मतलब वन से स्केलर नहीं आएगा, वेक्टर आएगा। अब इसे आप निकालते कैसे हैं? यहाँ पे तरीका क्या होता है इसका याद करने का? 1 3 2 माइनस 1 2 3। देखिए ऐसे है याद करने का, जैसे 3 वेक्टर आ गए 1 2 3, तो आपने फाइंड कैसे करना है कि 1 और 3, 1 3 साथ में लीजिए, 1 और 3 और साथ में 2, तो 1 3 2, मतलब ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर है। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड का आपने डॉट किया, फर्स्ट और थर्ड का डॉट किया, तो 1 3 और ये सेकंड वेक्टर आ गया 2, 1 3 2 माइनस और ये 1 2 3, ये आ गया 1 2 और 3। तो आप ऐसे याद कर लीजिए 1 3 2 माइनस 1 2 3, इस हिसाब से यहाँ पे आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, इसका तरीका निकालने का। आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा वो वेक्टर ही आएगा, आप सिंपली सोच भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि a क्रॉस b एक स्केलर है, जब उसको b से इंटू करोगे तो फाइनली वेक्टर बन जाएगा। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, ऐसे आप अगर a डॉट c भी एक स्केलर है, जब उसको c से आप इंटू करोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आएगा, वो अगेन वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर माइनस वेक्टर फाइनली आंसर आपके पास यहाँ पे वेक्टर ही बनेगा, तो इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, देखिए क्या होगा हमारे पास, इफ अगर आपके पास कोई if a b c are the set of 3 vector and then a dash and b dash and c dash be the reciprocal vector of a b c respectively if a vector dot a dash is equal to 1 and b vector dot b dash equal to 1, c vector dot c dash equal to 1। मतलब यहाँ पे a का रेसिप्रोकल वेक्टर a dash है और b का रेसिप्रोकल b dash है एंड सेम c का c dash है। वो कब होगा? जब a और a dash का आप डॉट प्रोडक्ट करें तो फाइनली आपका 1 आंसर है, तो हमारे पास a और a dash का रेसिप्रोकल। अच्छा, यहाँ पे अगर a डैश की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ a b c, तो वैल्यू क्या होती है हमारे पास? b क्रॉस c अपॉन a b c का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेम है, अगर आपने b डैश की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगा आपके पास? c क्रॉस a अपॉन a b c का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे c डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? a क्रॉस b और नीचे आपके पास a b c का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप स्केलर रेसिप्रोकल वेक्टर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आप सोच सकते हो देखो ऐसे क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी है आपके पास कि यहाँ पे अगर आप एक वेक्टर का डैश और a का डॉट करोगे, आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपने अगर a वेक्टर लिख दिया और a डैश की वैल्यू क्या है? b क्रॉस c अपॉन a b c, तो ये क्या बन जाएगा? a डॉट b क्रॉस c और ये a b c। और आपको पता है कि ये जो ऊपर होता है ये a b c की वैल्यू भी होती है और a b c आ गया, तो फाइनली इन दोनों का स्केलर ट्रिपल हमारा बना है। इसलिए हमारा प्रूव हो गया कि a और a डैश एक दूसरे का रेसिप्रोकल वेक्टर है आपके पास। ये आपकी डेफिनेशन आ गई रेसिप्रोकल वेक्टर से। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा और आपको a डैश और b डैश और c डैश को a b c की टर्म्स में निकालना भी आ गया। इसमें एक हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग वेक्टर्स। देखिए हमारे पास सपोज एक लाइन है, वो वेक्टर्स बना हुआ है। सपोज ये a वेक्टर है
और ये बी वेक्टर है यहाँ पे ए और बी, और सी वेक्टर उसको इंटरनली n रेशियो n में डिवाइड करें, है ना। आपके पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ओके, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर है। मतलब ए और बी यहाँ पे वेक्टर है, सी वेक्टर उसको इंटरनली डिवाइड किया है, अगर इंटरनली है तो प्लस होगा और अगर एक्सटर्नली है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी में अगर आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा जाए, अगर आपके पास हम कहें सी इज अ मिड पॉइंट है, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। तो इस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूला की इंटरनल डिवीजन होगी और एक्सटर्नल डिवीजन भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें वेक्टर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इफ sum of two unit vector is a unit vector, then find the magnitude of their difference। उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए क्या कह रहा है आपके पास, अगर आपके पास कहता है कि दो यूनिट वेक्टर हैं, ओके, तो उनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर है, मतलब अगर उनका जो सम ले लो तो वो भी एक यूनिट वेक्टर है आपके पास। ओके, तो आपको यहाँ पे दो वेक्टर के आपके पास डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। उसको देखिए सिंपल निकालने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया सपोज, ये कुछ हमारे पास बी वेक्टर आ गया, है ना, कैसे बना दिया हमने, ये क्लोजिंग है इसका, ये ए कैप प्लस बी कैप आ गया। अच्छा, ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल 60 बन रहा है, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60 एंगल बन रहा है। ओके, ये तो हमारे पास ए बी सी के हिसाब से आ गया। और सोचिए कि अगर मुझे माइनस बी सोचना है तो मैं यहाँ से बी को नीचे बिल्कुल इक्वल लाइन दे दिया तो ये आ जाएगा माइनस बी कैप, और अगर ये 60 है तो डेफिनेटली ये 120 होगा, है ना। हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। अच्छा, ये 120 है, ये तो ए और ए यहाँ पे ए कैप और माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये वाले ये दो एंगल इक्वल होंगे, तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30, ये 60 है, तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे एंगल 90 बन गया। अगर मैं आप देखिए इन दोनों का सम, क्योंकि ये डाउनवर्ड है हमारे पास, तो अगर ये वेक्टर देखा जाए तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ए कैप माइनस बी कैप, ठीक, इन दोनों का सम मिला के ये बनेगा, ट्रायंगल लगा दिया हमारे पास, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये आ गया ए कैप माइनस बी कैप, और यहाँ पे एंगल 90 है, और सिंपल आप ए बी सी ट्रायंगल में फिर आप ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी हमारे पास, देखिए बेस का स्क्वायर यानी ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए कैप माइनस बी कैप के स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, इसका दोनों का सम मिला के 2 भी बन जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो अल्टीमेटली 2 बन जाएगा, ये तो 2 आ गया हमारे पास। ओके, तो यहां से आपके पास 2 का होल स्क्वायर, तो आपने वैल्यू निकालनी है माइनस वाले की, तो ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का होल का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू 1 है, 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3। तो फाइनली आपके पास डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू √3। तो ये आपका क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल हमने ट्रायंगल को फॉर्म किया और यहाँ पे ट्रायंगल लगाया, उससे हमारा इसका आंसर फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द नॉन जीरो वेक्टर B and C are related by A equal to 8B
and C equal to minus 7B. Okay, then the angle between A and C is first आपके पास 0, B आपके पास π/4, C आपके पास π/2 and D आपके पास आ गया 5. These are the angles. ये आपके पास कंडीशन दी है और आपने एंगल बिटवीन A एंड C निकालना है. यहाँ पे A और C में एंगल क्या होगा, देखिए क्या होगा यहाँ पे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे लिए कि A की वैल्यू आपके पास कंडीशन दी है एंगल निकालने के लिए. यहाँ पे आपके पास cos थीटा का निकालना यूज करना पड़ेगा. वो देखिए इसके बिना भी काम चल जाएगा. यहाँ पे कैसे, हमने पहले यहाँ से सेकंड से हमने B की वैल्यू निकाली, वो आ गई C वेक्टर बाई 7. फिर यहाँ पुट कर दिया तो A की जगह आ गया -8/7 C वेक्टर. देखिए इसका मतलब A इज इक्वल टू माइनस ऑफ C वेक्टर आ गया, माइनस सम टाइम ऑफ C. इसका मतलब अगर पॉजिटिव होता तो हम कहते हैं कि A और B एक कोलिनियर वेक्टर है, एक डायरेक्शन में है. अब यहाँ माइनस ऑफ समथिंग टाइम आ गया, इसका मतलब A और C आर अनलाइक वेक्टर. सो इनमें एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास पाई का मतलब अगर A वेक्टर ऐसे है तो रिवर्स हमारा कहीं C वेक्टर आ रहा है इसका, तो उनमें एंगल आ गया पाई 180 because they are the unlike vector, unlike parallel vector. होंगे पैरेलल वेक्टर अनलाइक, क्योंकि A is equal to lambda B हो तो हमारे पास वेक्टर पैरेलल होते हैं, और लैम्डा पॉजिटिव आता है तो हमारे पास सेम डायरेक्शन होती है, और लैम्डा अगर हमारे पास लैम्डा ये है यहाँ नेगेटिव आ गया तो वो हमारे पास क्या होता है अनलाइक, उसमें एंगल आ जाएगा पाई. ओके, तो हियर द आंसर इज पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट A vector and B vector be the two unit vector and alpha is a angle between them. Alpha is the angle between them. Then A vector plus B vector be a, इसमें क्या होगा, then A vector B vector be the unit vector if alpha is equal to, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें. and your options are pi/3, pi/4, 2pi/3 and pi/2. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है A भी यूनिट वेक्टर है और A plus B भी यूनिट वेक्टर है. तो A plus B का यूनिट वेक्टर का मतलब A plus B का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल है ना. A plus B का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ गया. तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो A plus B का मैग्नीट्यूड का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, आपको पता है कि मॉड A का स्क्वायर क्या होता है A डॉट A है ना. तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये A plus B डॉट A plus B आ जाएगा इज इक्वल टू 1. इसको ओपन करेंगे तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर और ये 2A डॉट B आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया. अब A और B यूनिट वेक्टर है तो ये 1 प्लस 1, इसको सिंपल 2A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ अल्फा, तो ये आ गया 2 माइनस हो गया तो 2 A का मैग्नीट्यूड तो 1 है, B का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये cos अल्फा हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1. सो यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2. अच्छा, cos में हाफ कहाँ पे आता है 60 में, यानी pi/3. माइनस की सेटिंग करेंगे तो पाई माइनस pi/3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो यहाँ से अल्फा आ गया आपके पास 2pi/3. सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2pi/3. इस हिसाब से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास. नेक्स्ट कहता है if A and B be the unit vector
A and B with a unit vector and आपको A plus B का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है और A minus B का मैग्नीट्यूड आपके पास दिया हुआ है √3। देन कहता है वैल्यू निकालो 3A plus 2B की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? ओके, योर ऑप्शंस आर 7, 4, √7 एंड √9। ऑप्शन देखिए, ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास आएंगे, उसके डिस्कशन भी करेंगे। जो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि जो tan थीटा बाई 2, यहाँ पे A और B के बीच में एंगल सपोज थीटा है, तो tan थीटा बाई 2 हमारे पास A माइनस B का मैग्नीट्यूड और A प्लस B के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ऐसा ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप याद रखिए, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ये रिजल्ट आपके पास याद रखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे बन भी रहा है, सिंपल सोच सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको ओपन करूं ऐसे लिखिए, तो ये A का स्क्वायर और ये B का स्क्वायर, यहाँ पे A B हमारे पास क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। अगर A B यूनिट वेक्टर है तो ये आ जाएगा 2A डॉट B cos थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा, तो 2 कॉमन लेके आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ जाएगा A माइनस B का स्क्वायर, तो यहाँ से A माइनस B का मॉड क्या आ जाएगा? sin थीटा बाई 2। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं A प्लस B का भी मॉड निकालूं तो वो cos थीटा बाई 2 आ जाएगा यूजिंग दैट हाफ एंगल फॉर्मूला। अब दोनों को डिवाइड करके tan थीटा बाई 2 होगा। मैंने इस रिजल्ट का आपको आइडिया दे दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अब देखते हैं इसको अप्लाई करके हमारे पास थीटा क्या बनता है। तो आ गया tan थीटा बाई 2। अच्छा, A माइनस B की √3 क्या आ गई, इसकी वैल्यू मान आ गई। √3 कहाँ पे आता है? tan 60 पे। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ गया, 60 थीटा आ गया 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री। 120 आ गया। अच्छा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, उसमें कहीं ना कहीं A डॉट की यूज होगा, तो पहले मैं A डॉट B की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। क्या होगा? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 120। तो A और B यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 आ गया। cos ऑफ 120, cos 60 हमारे पास होता है हाफ, cos ऑफ 120 आएगा माइनस हाफ। तो A डॉट B की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। ओके, अब आप देखिए कि आपको निकालना किसकी वैल्यू, यहाँ पे 3A प्लस 2B की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे 3A प्लस 2B की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दूं क्या आएगा? 9 ऑफ मॉड A का स्क्वायर, 4 ऑफ B का स्क्वायर और 2AB यानी 12A डॉट B है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये 9 प्लस 4, ये 12। A डॉट B यानी A का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, B का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। A डॉट B की डायरेक्ट वैल्यू से हाफ पड़ी है, माइनस हाफ, तो मैं माइनस हाफ डायरेक्ट वैल्यू लेता हूँ। यहाँ पे आ गया 6, ये आ गया आपके पास 13 माइनस 6, ये आ गया आपके पास 7। तो यहाँ पे 3A प्लस 2B के मॉड की वैल्यू आ गई √7। सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √7। ओके स्टूडेंट्स, सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे इसमें रिजल्ट यूज हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास मार्क डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर, 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर A, B and C are the unit vector, such that A plus B plus C equal to 0। और एक और दिया हुआ है 2 टाइम A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A। ये रिजल्ट दिया हुआ प्लस 3 is equal to 0। ये भी कंडीशन दी है। देन
the length of third vector, then the length of third vector, मतलब आपको सी वेक्टर की यहाँ पे लेंथ निकालनी है, सी वेक्टर की लेंथ यहाँ पे क्या होगी। अच्छा देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का सिंपल जीरो है, वेक्टर अगर जीरो है तो वेक्टर अगर जीरो वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है आपके पास। जीरो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड जीरो हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो फिर मॉड a का स्क्वायर और ये मॉड b का स्क्वायर और मॉड c का स्क्वायर और 2 टाइम a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0। ये तीनों आपके पास दिए हुए यूनिट वेक्टर यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गए और ये 3 और ये 2 टाइम इसकी वैल्यू क्या है, 2 टाइम की वैल्यू -3 है। अच्छा हमें कह रहा है कि हियर 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर मतलब ए बी सी में जो 2 वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड तो 1 दिया, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है और सी का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू इसमें दिया -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर 3 माइनस 1 आ गया तो मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ओके तो आपका आंसर आ गया इसमें मैग्नीट्यूड, ये हमारा फंडा आ गया इस क्वेश्चन का। ओके कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें। लाइक आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन for any vector a वेक्टर दिया होगा आपके पास, आपको एक वैल्यू निकालनी है यहाँ पे a क्रॉस i वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, a क्रॉस j मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, a क्रॉस k मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड योर ऑप्शन आपके पास a की फॉर्म में है। ऑप्शन इज मॉड a का स्क्वायर, you have 2 टाइम मॉड b का स्क्वायर, you have 3 टाइम मॉड c का मॉड a का स्क्वायर, या पे आपका डी ऑप्शन है 2 मॉड a। दीज आर द ऑप्शंस, मतलब आंसर ए की फॉर्म में निकालना है आपके पास। देखिए पहले मैं यहां से a वेक्टर को मान लेता हूं a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ओके ये हम वेक्टर मान लेते हैं। अच्छा हमको एक रूल पता है कि अगर i j और k, ये रूल हमारा ये कहता है कि अगर i क्रॉस j निकालना है तो k आएगा, j क्रॉस i निकालना है तो i आएगा, i क्रॉस k निकालना है तो रिवर्स हो जाएगा i क्रॉस k, मतलब ऑर्डर इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा तो वो आ जाएगा -k और k क्रॉस i क्या आ जाएगा j। तो ये लॉजिक हमारे पास निकालना है, तो इससे चीजें बड़ी आसान रहेंगी। अब देखिए अगर मुझे a क्रॉस i निकालना है, इसका मुझे i के साथ क्रॉस करना है, तो इसका देखिए i के साथ क्रॉस करने पे अगर मैं इसको i क्रॉस i को 0 बन जाएगा, फिर आप इसको j क्रॉस i करोगे बिकॉज ये पहला हमारे पास आ गया, मतलब a2 ये a वेक्टर हमने निकाल लिया, a1 a2 और a3 क्रॉस i वेक्टर करना है। आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी सोचना है आपने। अच्छा i क्रॉस i तो 0 हो गया, j क्रॉस i, अब j क्रॉस i करोगे तो माइनस k आ जाएगा, तो -a2k, फिर a3 के साथ k है, k क्रॉस i, अच्छा k क्रॉस i करोगे j आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a3 आपके पास j, ये आ जाएगा हमारे पास a क्रॉस i की वैल्यू। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आएगा, रूट में a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर, ये तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी। ऐसे ही मैं अगर a क्रॉस j निकालता हूं तो मुझे इसको j से करना है, मतलब a का मतलब a1 i और a2 j और a3 k है ना।
इसको मुझे अब जे से क्रॉस करना है। देखिए जे से क्रॉस करने पे क्या आएगा, अब आई क्रॉस जे, जब आई क्रॉस जब जे करोगे फिर तो ए आ जाएगा, इसका मतलब A1 K कैप, फिर जे क्रॉस जे तो 0 बन जाएगा, और के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आ जाएगा, इसका मतलब A3 आई का माइनस ऑफ A3 आई का। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, A1 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। हमने पैटर्न देख लेते हैं दोनों में, हम ये इसको अगले को पैटर्न से बना लेंगे। अगर हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं पैटर्न ही दे देता हूं। मेरे पास पहला मैंने A क्रॉस K निकालना है। देखिए जब I कर रहे हैं तो 2 और 3 आ रहा है, जब J कर रहे हो तो 1 और 3 आ रहा है, जब K करोगे तो डेफिनेटली 1 और 2 आ जाएगा, यानी A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। तो तीनों की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली, A क्रॉस I की वैल्यू निकाल ली, A क्रॉस J की वैल्यू निकाल ली, A क्रॉस K की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसकी क्या हमें निकालना है। पहले मैं सबकी वैल्यू को हाईलाइट कर देता हूँ, तीनों की वैल्यू वाली। अच्छा मुझे तीनों का स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर क्या होगा, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर, उसका A1 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर, ये A1 का स्क्वायर और ये A2 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 टाइम A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर आ गया आपके पास। ओके, तो फाइनली आपके पास ये होता क्या है, ये होता है मॉड A का स्क्वायर। तो 2 टाइम मॉड A का स्क्वायर मींस योर आंसर इज B पार्ट। 2 टाइम मॉड A का स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन ये वाला कि सिंपल आपको यहाँ पे A क्रॉस I निकालना है, A क्रॉस J निकालना है। एक और निकालो, उसके बाद जनरलाइज कर लो, हमें वैसे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर A and B are inclined at an angle of 60 degrees if magnitude of A is equal to 1, magnitude of B equal to 2। फिर आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है यहाँ पे वैल्यू लॉग्स ऑफ A क्रॉस 3B क्रॉस 3A माइनस B का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देख लेते हैं फिर इसकी वैल्यू। अच्छा पहले आप इसको ओपन करोगे तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा, 0। अब A क्रॉस B करोगे तो माइनस ऑफ A क्रॉस B आ गया, है ना। फिर B क्रॉस A करोगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, B से मल्टीप्लाई है और फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ये आ जाएगा 9 ऑफ B क्रॉस A, और B क्रॉस B तो 0 ही आ जाएगा का होल स्क्वायर, है ना। इससे आप देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे B क्रॉस A माइनस ऑफ A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के इक्वल होता है, ये 9 टाइम B क्रॉस A, इसका मतलब ये आ गया 10 टाइम B क्रॉस A का होल सारे का स्क्वायर, ये 100 आ गया और साथ में ये B क्रॉस A का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। और बाहर इसके क्वेश्चन में था, ये हमारा क्वेश्चन बन गया इसका, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बन गया। सो हमारे पास यहाँ पे अब 100 बाहर निकालेंगे, B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सो आपके पास यहाँ पे आ गया था B क्रॉस A प्लस 9 टाइम्स B क्रॉस A का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास आ जाएगा 10 टाइम B क्रॉस A का होल स्क्वायर दिस, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 100 B क्रॉस A का होल स्क्वायर। अच्छा इसके बाद देखिए आपको रिजल्ट पता है यहाँ पे कि दैट इज A क्रॉस B का होल स्क्वायर
प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपका रिजल्ट है। देखिए कैसे बनता है, अगर यहाँ पे देखो इसको ओपन करने पे मॉड ए का स्क्वायर प्लस इनटू मॉड बी का स्क्वायर और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेके sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमारा 1 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 100 b क्रॉस a का होल स्क्वायर। तो b क्रॉस a की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और आपके पास यहाँ पे आ गया माइनस दैट इज 100 तो बाहर है ही है, बड़ी पहले में कुछ करना देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया b क्रॉस a प्लस 9 b क्रॉस a का होल स्क्वायर, वो आ गया आपके पास 10 b क्रॉस a का होल स्क्वायर, इट मींस 100 b क्रॉस a का होल स्क्वायर। अच्छा ये एक आपके पास आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी क्या है हमारे पास a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये किस हिसाब से बनती है आपके पास, अगर आप इसको ओपन कीजिए मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर मॉड a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो अल्टीमेटली दोनों आपस में इक्वल है। तो यूजिंग दिस रिजल्ट आपके पास b क्रॉस a की वैल्यू हम लिख लेते हैं 100 तो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। ओके, आपके पास यहाँ पे a का मॉड कितना है आपके पास 1 और b का मॉड क्या है 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे आपके पास a का मॉड का स्क्वायर b का मॉड का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा है ना, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 4 और ये आपके पास 1 और ये 2। अच्छा हमारे पास cos का एंगल यहाँ पे 60 था, cos 60 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, cos 60 1/4 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 - 1 3, आंसर आ गया ये आपके पास 300। सो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 300, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट आपको दिया हुआ है a वेक्टर which is equal to I plus j plus k and b vector I minus j plus 2k and c vector आपको दिया हुआ है x I cap minus plus x minus 2 j cap plus minus k cap। ये हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं। If C vector lies in the plane containing A and B vector, okay, then value of x निकालना है आपको। एक बार y का A वेक्टर 1 1 1 हमारे पास है, B वेक्टर है 1 -1 और 2 और C वेक्टर आपके पास x x - 2 और -1, ठीक है। ये हमारे पास 3 वेक्टर आ गए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन की वर्डिंग को समझिए कि C लाइज कर रहा है जिस प्लेन में A और B आ रहा है, इट मींस जो A, B एंड C वेक्टर हैं वो कोप्लेनर हैं, वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तभी तो हमें कह रहा है कि जिस प्लेन में A और B आ रहा है उस प्लेन में C वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो ABC कोप्लेनर है। आपको पता है कि 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका STP यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। तो इन 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 1 1 1 -1 और ये 2 और ये x x - 2 और ये -1 इक्वल टू 0। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए x की वैल्यू निकालने का आइडिया क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 1 है, 2 0 बना लो। कैसे, C2 goes C2 - C1, C3 goes C3 - C1। तो फर्स्ट वाली रो आपने सेम रखी 1 1 x 1 - 1 0 -1 -1 -2 x - 2 में से x किया तो -2 आ जाएगा। फिर 1 - 1 0 2 - 1 1 -1 में से -x किया तो -1 -x। तो ये हमारा दिस कंडीशन आ गई। अब इसको ओपन कर दो सिंपल बस।
अलॉन्ग फर्स्ट रो हमने ओपन किया, ये 1 आ गया, ये इससे इनटू ये आ गया 2 + 2x, ये इससे इनटू +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2। तो आपके पास x की वैल्यू -2 आ गई। फॉर दिस यहाँ पे a b c हमारे पास कोप्लेनर है। यहाँ पे वर्डिंग में डायरेक्टली नहीं कहा था कि कोप्लेनर है, आपको वर्डिंग किस टाइप की है वो आपको इस सब्जेक्ट में लगानी पड़ेगी कि हमारे पास a b c कोप्लेनर है। और कोप्लेनर में हमारे पास तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास 0 होता है जब वेक्टर आपके पास क्या होते हैं, कोप्लेनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्या है, इफ A B C are non-coplanar vectors and lambda be the real number, then scalar product of lambda a plus b, lambda square b vector, lambda c vector, which is equal to ये दिया हुआ है a b plus c और ये b, ये दोनों के स्केलर प्रोडक्ट आपको इक्वल दिए हैं। फॉर ऑप्शन ले लेते हैं कि इसमें क्या है, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, 2 वैल्यू है लैम्डा की, और ये एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, और सी कहते हैं आपके पास यहाँ पे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड डी इज एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया इसका, देख लेते हैं इसके बाद हमारे पास। अच्छा देखिए, कह रहा है कि लैम्डा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, लैम्डा की कितनी वैल्यू है। पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि लैम्डा के साथ फर्स्ट हमारे पास a और b वेक्टर आ गया, और सेकंड लैम्डा स्क्वायर b वेक्टर है, लैम्डा c वेक्टर है, और ये a b plus c और ये b वेक्टर दिया, और ये हमारे पास कंडीशन है। पहले इसमें हम स्केलर वेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा तो लैम्डा के बाद फोर्थ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया a plus b, यहाँ पे b, here is c। इसको आप यहाँ पे 2 स्केलर डिटरमिनेंट में ओपन कर सकते हो, इसको 2s में ओपन कर सकते हो। कैसे, एक a b b ये फर्स्ट आ जाएगा, और दूसरा a c b सेकंड आ जाएगा। अच्छा आपको पता है कि अगर 2 सेम आते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, हमारे पास ये 0 हो गया। इसको ओपन करके लैम्डा 4, यहां भी आप इसको 2 में ओपन कर सकते हो, एक ABC बन जाएगा आपके पास, है ना, दूसरा आपके पास आ जाएगा B और C, ये 0 और ये ACB। अच्छा ये आपके पास 0 हो गया, ये आ गया लैम्डा 4 ABC, यहां पे ये रह गया। अच्छा ये रह गया, इसमें से अगर मैं 2 रो को इंटरचेंज करूं तो माइनस ऑफ ABC आ जाएगा, लाइक दैट, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए जब आप इधर इसको इधर जाओगे तो ये आ जाएगा लैम्डा 4 + 1, और साथ में ABC का स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी। अब इस कंडीशन से देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू लैम्डा की बन सकती है। अच्छा आपको कहा होगा कि ABC नॉन कोप्लेनर है, मतलब यहाँ पे इसमें ABC का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो तो 0 के इक्वल होगा नहीं, ये तो श्योर है। तो रहेगा अपने पास लैम्डा की 4 + 1, क्या लैम्डा की पावर 4 + 1 0 के इक्वल होगा आपका? अगर मैं लैम्डा की 4 + 1 0 के इक्वल लेता हूं तो यहां से कोई लैम्डा की रियल वैल्यू मिलती है, लैम्डा 4 = -1। कभी भी किसी इवन पावर की पावर आपके पास -1 नहीं होती फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहां से आपके पास आएगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ना लैम्डा की वैल्यू 1 यहां, ना -1, कोई फिजिबल नहीं है।
कोई रियल वैल्यू लैम्डा के लिए यहाँ पे ये फिजिबल नहीं है। ओके, ये तो जीरो के इक्वल होगा नहीं और यहाँ से कोई लैम्डा की रियल वैल्यू मिलेगी, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो लैम्डा की यहाँ पे आ जाएगी दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। आंसर आ जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट ले लेते हैं हम हमारे पास कि ए बी सी अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं सच दैट कैपिटल जो ए वेक्टर है आपके पास उसको हम लिख लेते हैं लाइक x1 a y1 b प्लस z1 c वेक्टर। हमने ऐसे पहले ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, b वेक्टर को x2 a y2 b z2 c एंड c वेक्टर को आप यहाँ पे x3 a y3 b और z3 c। अगर ऐसे आपके पास यहाँ पे a b c की कोई 3 वेक्टर है, देन जो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ले लिया, मतलब a b c वेक्टर मिला के हमारे पास विद सम स्केलर x1 y1 मिला के आपके पास a के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास इसको मैं अगर लिखूं स्केलर प्रोडक्ट में कंडीशन क्या बनती है, a b c 3 वेक्टर है तो कुछ ऐसे आ गए और ये आपके पास x1 y1 z1 एक डिटरमिनेंट बन जाएगा लाइक x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और abc आपके पास आ गया फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ abc वेक्टर। तो ये इस इक्वेशन को हम ऐसे एसटीपी की फॉर्म में इस हिसाब से लिख सकते हैं। बेसिकली इन दो डिटरमिनेंट्स को इनटू करके हमारे पास यही सेम बनेगा, तो डिटरमिनेंट्स की बात ही आ रही है, मतलब इसको हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो, मतलब हमारे पास abc कंबाइन करके विद सम स्केलर अगर a आ रहा है तो दिस इक्वेशन को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं आपके पास, लाइक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर any 3 vector a b c the value of a plus b b plus c c plus a is, your options are 0 2 a b c और ये a b c and d is minus a b c, these are the options। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a plus b और b plus c और c plus a निकालना है और a b c हमें कोई 3 वेक्टर नहीं है। तो देखिए हम इसी पर कैसे करें, मैं सपोज एक अल्फा वेक्टर मान लो जिसको मैंने मान लिया a plus b, अब यहाँ पे c तो है नहीं तो हम मान लेते हैं 0 c, एक बीटा वेक्टर मान लिया, तो सेकंड क्या है b plus c, इसे लिख दिया मैंने 0a 1b 1c। एक गामा वेक्टर ले लिया जिसको मैंने लिख लिया 1a 0b उसके बाद 1c, ऐसे आपने वेक्टर ले लिया। अब इसी को मैं अगर जो रिजल्ट हमने सीखा उसकी फॉर्म में लिखे तो अल्फा बीटा गामा का जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 इसके इक्वल आ जाएगा। क्योंकि पहला हमारा यहाँ पे a प्लस b प्लस c 0 हो गया, फिर हमारा इसके बाद a 0 हो गया, फिर हमारे पास b 0 हो गया। अब इसको ये साथ में a b c यहाँ पे आ जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं 1 1 माइनस 1 आ गया, अगला माइनस 1 ये पूरी ये कॉलम गया हमारे पास, तो 0 माइनस माइनस 1 बाकी 0 ही हो गया, ये हो गया a b c। अच्छा इसको सॉल्व करके 1 और ये 1 2 आ गया, तो 2 टाइम a b और ये c, ये किसके इक्वल आ गया, अल्फा बीटा और गामा इसके इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, तो योर आंसर इज ट्वाइस ऑफ a b c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस बेस पे हम इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। If A, B, C are three vectors और हमें वैल्यू निकालनी है A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड योर ऑप्शंस आर, पहला है A, B, C का STP एंड twice of STP of ABC, scalar product of ABC, thrice है STP and D is ABC का होल स्क्वायर। ओके, ये आपके पास चार ऑप्शन है। चलो देख लेते हैं कि कैसे करेंगे आप हमारे पास। अब आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहले हमने स्केलर इक्वल टू तीन वेक्टर को लिख दिया। अच्छा, आपको पता है कि स्केलर की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर तो उससे सिंपल आ जाता है डॉट, फिर सेकंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर, ये हमारे पास मिला है। अब इस हिसाब से देखिए इसको ओपन कैसे करोगे आप। इसको मान लो फर्स्ट वेक्टर और ये आपका सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आप यूज कीजिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक वेक्टर दो और तीन वेक्टर में क्रॉस क्रॉस आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करो। यानी आपने सीखा ना 1 3 2 1 2 3, तो वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। एक बार पहला आपने सेम लिख दिया। अब देखिए 1 1 3, ओके 1 3 और ये 2 1 3 2, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 1 2 3। ऐसे आपने ओपन कर दिया। हम ये देख लेते हैं हमारे पास। अब आप इसको बेसिकली ये A क्रॉस B तो सेम आ गया। अब आपके पास डॉट, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप A डॉट B क्रॉस C लिख सकते हो, बिकॉज इंटरचेंज हो सकता है, बिकॉज डॉट वर्ड कम्युटेटिव होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बन जाएगा A B C का स्केलर प्रोडक्ट ऐसे, और बाहर इसके C है, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास CCB, और CCB मतलब अगर दो सेम आते हैं स्केलर प्रोडक्ट में तो जीरो के इक्वल आता है। तो ये सारा हो गया जीरो के इक्वल। यहां से आप A B C कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये तो नंबर है, तो ये कांस्टेंट है। और क्या बच गया, ये फर्स्ट A क्रॉस B डॉट C, ओके। अच्छा, A क्रॉस B डॉट C एक्चुअली A B C के इक्वल ही होता है, तो ये आ गया A B C, ये भी A B C, ये आ गया A B C का होल स्क्वायर। सो आपका यहाँ पे आंसर आ गया डी पार्ट, ओके। इस क्वेश्चन को आप एज ए रिजल्ट भी आप कर लो कि कभी भी A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A के इक्वल होगा तो वो STP ऑफ ABC का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इसमें डायरेक्ट रिजल्ट में इस क्वेश्चन भी आया है, तो इसको आप डायरेक्टली एज ए रिजल्ट में याद रख सकते हो, ओके। एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है इफ A B C are A B C and A dash B dash and C dash form the reciprocal system of vector, then आपने वैल्यू निकालनी है A डॉट A dash B डॉट B dash C डॉट C dash की वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्ट एक इजी क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लिया हमने इजी सा। एक बार डेफिनेशन रिवाइज करने के लिए हमने ये सीखा हुआ है कि A और A dash एक दूसरे के रेसिप्रोकल वेक्टर होते हैं। रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब A और A dash का डॉट क्या होता है 1 के इक्वल, है ना। ऐसे B और B dash का डॉट क्या होता है 1 के इक्वल। ऐसे ही C और C dash का डॉट इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो आपको पता है कि A dash की वैल्यू हम B और C की फॉर्म में कह सकते हैं। A dash आपके पास B क्रॉस C अपॉन
ए बी सी का एसटीपी इसके इक्वल होते हैं। सेम ऐसे बी डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी सी क्रॉस ए और ए बी सी का एसटीपी। ऐसे ही सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी ए क्रॉस बी और ए बी सी का एसटीपी, है ना। ये रिजल्ट हमने सीखे होंगे। तो यहाँ से अगर सिंपल डेफिनेशन ही यूज करें तो इसकी वैल्यू 1 और ये 1 और ये 1, तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन का 3। तो सिंपल ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर पे बेस पे क्वेश्चन है। ये दो वेक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब उनका डॉट करें तो 1 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स।